Good morning, students. Today we will discuss about the next topic, magnetic materials. ठीक है? Faraday has divided the magnetic material to three categories. Faraday जो था उसने तीन कैटेगरीज में इन मटेरियल्स को डिवाइड किया था. पहला था डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, एक होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है. तो सबसे पहले हम करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात. ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? विच आर वीकली मैग्नेटाइज. क्या होता है? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोस विच आर वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मतलब ये मटेरियल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. रिपेल, ठीक है, किसको रिपेल करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को. अगर हम मान लेते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल है मेरे पास और मैं इस डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड जो वो अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल ये करेंगे, इनको रिपेल करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में इसको फोर्स अप्लाई करवाएंगे. ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है. अब देखो यहाँ पे डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, इट इज सपोज्ड टू बी दिस दोज मटेरियल्स व्हिच हैज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम वो मटेरियल्स बोला जाता है जो मटेरियल्स जिनका ऑर्बिट जो होता है वो पेयर्ड होता है विद द इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स जैसे हम ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं केमिस्ट्री में, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, मतलब दोनों की जो ओरिएंटेशन जो होती है वो आपस में अपोजिट होती है. ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड द डायमैग्नेटिक मटेरियल. तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है, क्या बोला जाता है? विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड. वीकली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल का डायपोल मोमेंट जो होगा इन द सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी द जीरो. ठीक है, अब जीरो क्यों होती है? उसके लिए हमारे पास थ्योरी आती है. तो इस थ्योरी के बेस पर ही हम इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, परमानेंट डायपोल मूवमेंट मतलब जिनके पास अपना कोई एक डायपोल मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट डायपोल मूवमेंट. ठीक है, अब ये डायपोल मूवमेंट जो होता है वो किसकी वजह से होता है? या तो उसके ऑर्बिटल मोशन की वजह से होगा या तो उसकी स्पिनिंग मोशन की वजह से होता है. ठीक है, तो हम इस थ्योरी में हम किसको स्टडी करेंगे? सिंपल ऑर्बिटल मोशन को ही स्टडी करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो थ्योरी के अंदर हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई दिस डायमैग्नेटिक मटेरियल्स रिपेल द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ये रिपेल क्यों करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे दो ऑर्बिटल मोशंस का स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ. ठीक है, दिस वन इज द न्यूक्लियस मान लेते हैं इसको. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस वन. और दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो वो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ. एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो इस डायरेक्शन में चलेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो वो इस डायरेक्शन में चल रही है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में आएगा? जैसे कि आप लोगों को बताया गया है, जब हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ चलता है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ की तरफ. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को बताना है, तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे? यहाँ पे देखो अगर इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में जा रहा था, ऑब्वियसली बात है करंट जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. ठीक है, करंट जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये सामने वाला ऊपर वाला फेस जो होगा वो किस चीज को फॉर्म करेगा? ये ऊपर वाला फेस ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको अगर मैं इस तरीके से रखता हूँ तो ये साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है. साउथ ऊपर वाला है, यानी कि जो आपका पास ऑर्बिटल मोशन जो है इलेक्ट्रॉन का, ये किसकी तरह काम कर रहा है? एक करंट लूप की तरह काम कर रहा है. किसकी तरह काम करेगा? एक करंट लूप की तरह काम करेगा, जिसका ऊपर वाला फेस जो है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला फेस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ पोल को. तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो होगा इसका वो किस डायरेक्शन में शुरू जाएगा? दैट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. साउथ ऊपर वाला फेस है तो नॉर्थ नीचे वाला फेस है, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है इसका वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, ये बना इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पे सेकंड वाले की बात कर लेते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा इस तरीके से. अब करंट जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसको मैं सामने वाले फेस से इस तरीके से देखता हूँ तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्थ पोलैरिटी को. ठीक है,
यानी कि इसका ऊपर वाला फेस जो नॉर्थ है तो नीचे वाला फेस क्या साउथ। तो बात जैसे मैंने अभी बताया कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट देखो इस केस में किस डायरेक्शन में चला गया, अपर डायरेक्शन में गया ना, अपर डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इन दोनों केसेस में अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, दोनों की ऑर्बिटल मोशन सेम है, ठीक है, बट अपोजिट है एक दूसरे से, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो इनके अपोजिट आ रही है। तो ये जितना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा उतना ही इसका भी होगा, यानी कि बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। जब दोनों की डायपोल मूवमेंट इक्वल है और अपोजिट है तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू द जीरो। कब, इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो केस हमने स्टडी किया, ये कब स्टडी किया, इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमने इसको स्टडी किया। क्लियर हुई बात सभी को ये, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जब हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं, मान लो मैं इसके ऊपर इन दोनों के ऊपर ये करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो वो अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे अप्लाई की, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो होगा बोथ विल बी एट द 90 डिग्री, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है तो ये मोशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो आपस में ये दोनों की 90 डिग्री के एंगल पर फेस करेंगे। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। अब देखो यहाँ पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ा हुआ है, फोर्स, फील्ड, करंट, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, इसकी तरफ लगेगी, ठीक है। सॉरी गलत कर दिया, ये फोर्स, फील्ड, करंट, ठीक है, फील्ड, करंट, तो ये आपस में ये होगा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपके पास इसमें जो नई फोर्स जनरेट हो रही है किसकी वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो नई फोर्स जनरेट हो रही है वो किस डायरेक्शन में लगेगी, बाय अप्लाइंग द, कौन सा रूल अप्लाई करके, बाय अप्लाइंग द लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है, कौन सी, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पर जो आपके पास ऑर्बिटल मोशन जो है, ठीक है, वो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके हमने ये एफएम की वैल्यू निकाली कि एफएम किस तरफ लग रहा है। एफएम का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, ये सिंपल मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, मैग्नेटिक लूप की वजह से। तो सेंटर की तरफ लग रही, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो सेंटर की तरफ ही एक्ट कर रही थी, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में घूमता है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है तो वो भी सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है। अब जब दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, तो इसकी वजह से इसका मोशन जो है, इसकी वेलोसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। पहले मान लो 10 मीटर पर सेकंड के साथ चल रही थी, तो उसके बाद क्या होगा, ये और ज्यादा फास्ट चलने लग पड़ेगी, तो इसकी स्पीड जो वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर स्पीड बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। करंट बढ़ेगा तो डायपोल मूवमेंट भी बढ़ेगा। कैसे, क्योंकि डायपोल मूवमेंट को हम किसके बराबर होता है, सॉरी, डायपोल मूवमेंट को सिंपल एम या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, आई इंटू ए, एरिया तो इसका वही रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, करंट जो वो इंक्रीज किया। जब करंट इंक्रीज किया तो इस केस में हुआ क्या, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इस केस में हुआ क्या कि इसने इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गई। जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गई तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू जब बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डायपोल मूवमेंट जो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड केस में। अब सेकंड केस की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो वो इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपर डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब हम यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं, कौन सा, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, करंट की डायरेक्शन इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स जो लग रही है वो अंदर की तरफ लग रही है, बाहर की तरफ,
मतलब ये फोर्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अगर एफ सी ये सेंटर ऑफ फोर्स अंदर की तरफ लग रही है तो ये फोर्स बाहर की डायरेक्शन में लग रही है। मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो बाहर के डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखो क्या हुआ, फोर्स सेंटीमीटर फोर्स अंदर की तरफ, मैग्नेटिक लोडल फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, यानी कि दोनों जो एक दूसरे से अपोजिट एक्ट कर रही है। ये हो सकता है कि दोनों में अमाउंट जो इक्वल ना हो, ठीक है। तो इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम कर देंगी। अब जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है करंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब जब करंट कम हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि इस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो वो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ गया और यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो वो कम हो गया। तो क्या हुआ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और ये कम हो रहा है। तो नेट टोटल इफेक्ट अगर हम देखते हैं, नेट इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का नेट इफेक्ट जो होगा वो देखो, अब इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू क्या है, कम है। सॉरी, इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो कम है और जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जब हम अगर इसको इस तरीके से मेंशन करते हैं कि इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 20 है, तो वैल्यू इसकी ज्यादा आएगी, ये -20 मान लेते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी, -10 आएगी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो बनेगा, नेट इफेक्ट जो होगा वो मैग्नेटिक डायपोल की वजह से अपोजिट काम करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मैंने अप्लाई की, लेकिन ये इसकी नेट जो आएगा, ठीक है, इसको हम लिखते हैं नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो दिस वन इज द थ्योरी बिहाइंड दिस डायमैग्नेटिक थ्योरी, क्योंकि नेट जो डायपोल मूवमेंट आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट आ रहा है। जब ये अपोजिट आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके पीछे आपकी यही एक थ्योरी जो वो काम करती है। क्या होता है कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो वो मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट आता है इन दोनों की वजह से। दैट्स व्हाई दे रिपेल व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर होगी बात सभी को।